अरे सारा दिन क्या बस झाड़ू ही लगाती रहेगी मेरी खोपड़ी पर? एक तो गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से करमजली ने पंखा भी बंद कर दिया। माँ जी बस हो ही गया, बस ये कूड़ा उठा लूं वरना पंखे की हवा से ये कचरा उड़ जाएगा। हाँ हाँ मुझे मत सिखा, जल्दी से काम निपटा और पंखा चालू कर। उफ कितनी गर्मी है। आय हाय हाय, एक तो बुढ़ापा और ऊपर से घुटनों का दर्द। मैंने झाड़ू लगा ली है माँ जी, लाइए आपके पैर दबा दूं। हाँ ठीक है, लेकिन पैर दबाने का बहाना बनाकर खाना बनाना मत भूल जाना। खाना बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए। जी जी माँ जी। चंदा को अपनी सास से इस तरह के ताने सुनने की आदत थी। चंदा की शादी राकेश से हुई थी, जो बिमला का बड़ा बेटा था। बिमला के 2 बच्चे थे, बड़ा राकेश और छोटी बेटी रंजना। रंजना की शादी राकेश से पहले ही हो चुकी थी। राकेश एक फैक्ट्री में क्लर्क था। बिमला अपनी बेटी रंजना से बहुत प्यार करती थी, जबकि उसकी बहू चंदा उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चंदा बहुत अमीर परिवार से नहीं थी। चंदा घर के सारे काम कितने ही अच्छे तरीके से क्यों न करे, बिमला उसके हर काम में मीन मेक निकाल ही लेती थी। फिर एक शाम जब बिमला घर से बाहर टहलने गई, तब उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हो गई। ओहो बिमला कैसी हो, आज बड़े दिन बाद दिखी। आहा बस क्या बताऊं, ये बुढ़ापा जान ले रहा है मेरी। अरे हंस क्यों रही हो, मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया तुम्हें? तुम्हारी बात पर हंस रही हूँ। 65 की हो गई हो तो अब बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा तो और कौन परेशान करेगा? हाँ बना लो मजाक तुम भी। और वैसे एक बात बता दूं, अभी 65 की नहीं हुई हूं मैं, फिलहाल 64 की हूं, समझी? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, अब चंदा कैसी है, उसके हालचाल सुनाओ। कैसी क्या है, 1 नंबर की कामचोर है मुई। जब देखो काम से जी चुराती रहती है। उसे बताती कुछ हूं करती कुछ है। माँ बाप ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। अरे पर तुम्हारा घर तो बड़ा व्यवस्थित रहता है, इस बात की हर कोई तारीफ करता है मोहल्ले में। अरे वो सब तो मेरी वजह से है। मैं ना हूं तो पता नहीं मेरे राकेश का क्या हो, मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाए। अरे तुम फालतू परेशान होती हो बिमला, चंदा बड़ी प्यारी लड़की है। एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू के सारे गुण दिखाई देते हैं मुझे तो उसमें। जाने दो, दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने ही दिखते हैं। तुम क्या जानो उसकी असलियत? क्यों ऐसा क्या हो गया, कुछ किया क्या उसने? अरे 1 नंबर की लालची है। मुझे तो लगता है कि उसकी नजर हमेशा मेरी पेंशन और मेरे गहनों पर ही लगी रहती है। पर तुम्हारे बाद तो वो सारी चीजें उसकी और राकेश को ही मिलेंगी ना? कतई ना, वो लेकर ही क्या आई थी जो मैं उसे सब कुछ देकर जाऊं? मैंने तो सब सोच रखा है, मैं तो सारा जेवर और पैसा अपनी रंजना को दे जाऊंगी। चंदा चाहे बिमला की कितनी ही सेवा क्यों न कर ले, लेकिन बिमला के मन में उसके लिए जो कड़वाहट भरी हुई थी, उसे खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल था। फिर एक सुबह, माँ कहाँ हो माँ, देखो मैं आ गई। अरे रंजना, आजा आजा मेरी प्यारी बिटिया, कितनी कमजोर हो गई है। ससुराल में अच्छा खाना नहीं मिलता क्या? बस माँ क्या बताऊं, अब ससुराल में मायके जैसा सब कुछ कहाँ मिलता है। खैर मेरी छोड़ो, और ये बताओ तुम कैसी हो? कैसी होंगी बेटा, बस कट रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाभी ने फिर कुछ किया क्या? अरे तू उसे छोड़ना और बता। कैसे छोड़ दूं, मेरी माँ का तो जीना हराम कर रखा है उसने। आप मुझे बताओ अब क्या किया उसने? रंजना के आते ही उन दोनों ने चंदा को जी भर कर कोसना शुरू कर दिया। तभी रंजना की आवाज सुनकर चंदा भी रसोई से बाहर आकर बोली, अरे रंजना दीदी कैसी हो आप? ठीक हूँ। जीजा जी नहीं आए? नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं आए। माँ वो असल में ये 2 दिनों के लिए शहर के बाहर गए हैं, एक जरूरी मीटिंग के लिए, तो सोचा कि अब 2 दिनों तक वहां अकेली क्या करूंगी, तो मैं आपके पास चली आई। बिल्कुल ठीक किया तूने, वैसे भी कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। तेरा जब जी करे तू आ जाए कर। अच्छा माँ, अब बताओ क्या खिलाओगी? हाँ दीदी बताइए ना, क्या खाएंगी, मैं अभी बना देती हूँ। मेरा तो मन पालक पनीर और पुलाव खाने का कर रहा है। अच्छी बात है माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर पालक और पनीर ले आती हूँ। ठीक है, पर जरा जल्दी आना। इसके बाद चंदा पालक और पनीर लेने बाजार चली गई, और उसके जाते ही दोनों माँ बेटी ने फिर से उसकी बुराई शुरू कर दी। असल में रंजना अपनी माँ से 2 कदम आगे ही थी। वो जब भी मायके आती, चंदा के खिलाफ अपनी माँ के खूब कान भरती थी। माँ याद है मेरी एक सहेली थी, वो कनुप्रिया? हाँ वो कन्नू ना, याद है मुझे। क्या हुआ उसे? पिछले महीने शादी थी उसकी, पता है उसके पापा ने दहेज में काट दी है उसे। अच्छा, पर उसके पापा तो किसान थे ना? माँ देखो, देने की ना नियत होनी चाहिए। आदमी का मन है तो वो उधार लेके या कैसे भी करके अपनी बेटी की जरूरत का सामान तो दे ही सकता है। अब हर आदमी आपके समधी के जैसा कंजूस तो नहीं होता ना।
चंदा ने बिमला की दुखती रग छेड़ दी थी। कार की बात सुनते ही बिमला और ज्यादा चिढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से रंजना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन ना तो रंजना और ना ही बिमला के मुंह से तारीफ का एक बोल निकला उसके लिए। इन 2 दिनों में चंदा के लिए घर का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। और फिर जब रंजना अपने ससुराल वापस जाने लगी तो बिमला ने उसके हाथ में अपने सोने के कुंडल रख दिए। ये ले, ये तू ले ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी चीजों को ये चंदा कब्जा ले। ओहो माँ, भाभी को मत देना, पर तब तक तो तुम पहनो ही ने। अरे ना, इस बुढ़ापे में अब ये शौक कहाँ रहे, इन्हें तू ही रख। और सुन, जरा जल्दी जल्दी आती रहा कर। धीरे धीरे मैं अपने सारे जेवर और पेंशन भी तेरे नाम कर जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है माँ, मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी जब भी बुलाओगी। इसके बाद रंजना वहां से चली गई, पर ये सारी बातें किचन में खड़ी चंदा ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन बिमला को खुश कर पाना शायद उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। और फिर रही सही कसर रंजना आकर पूरी कर देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन बिमला छत पर धूप सेकने के लिए गई हुई थी, लेकिन फिर सीढ़ियों से वापस उतरते हुए अचानक उसका पांव फिसल गया और वो सीधा आंगन में आ गिरी। नीचे गिरते ही बिमला बेसुध सी होने लगी और उसके सिर से बहुत खून भी निकल रहा था। बिमला की ऐसी हालत देखकर चंदा घबरा गई। उसने फौरन राकेश को फोन किया, लेकिन उस वक्त राकेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चंदा ने हिम्मत बांधी और सबसे पहले उसने बिमला को बिठाकर उसके सिर पर पट्टी बांधी और फिर बाहर से ऑटो बुलाकर बिमला को खुद अस्पताल लेकर गई। तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, तो मेरा इलाज कैसे कराएगी? राकेश को बुला जल्दी। माँ जी, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और वो फिलहाल शहर में है भी नहीं, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। तो रंजना को फोन लगा, वो आकर सब संभाल लेगी। ऑटो में ही बैठे बैठे चंदा ने रंजना को फोन लगा दिया, उसे सब कुछ बता दिया। और फिर क्या भाभी? हेलो हेलो, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाभी। ओफो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रंजना ने ऐसा कहकर फोन काट दिया। चंदा का फोन लाउड स्पीकर पर था और चंदा और बिमला को रंजना की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि चंदा फोन पर आवाज न आने का बहाना बना रही थी। बिमला से अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे ही बिमला को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने बिमला की फौरन सर्जरी करने की बात कही और इसके लिए तुरंत 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाने थे। बिमला के कहने पर चंदा ने फिर से रंजना को फोन लगाया, लेकिन अब रंजना का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर पूरे 2 घंटों के बाद, चंदा जी, अच्छा हुआ जो आप इन्हें सही वक्त पर ले आई और सही वक्त पर इनकी सर्जरी भी हो गई। अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कल तक आ जाएगा, तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर हो चुका है। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और आराम कीजिए। ठीक है, आपकी बहू बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि उनकी देखरेख में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिमला को समझ नहीं आ रहा था कि चंदा के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए। तभी उसकी नजर चंदा के सूने गले और सूने हाथों पर पड़ी, जहां ना तो मंगलसूत्र था और ना ही उसके पापा के दिए हुए सोने के कंगन। बिमला सब कुछ समझ गई। वो मनी मन अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब आगे उसे क्या करना है और क्या नहीं।